अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे के सफाक रवैयों की दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अम्मा कहा करती थी कि औरत का असल घर उसके माँ बाप का नहीं बल्कि उसके शोहर का होता है। अम्मा की बातें उसके सर पर से गुजर जाती थी। वो ना समझी से उनका चेहरा तकती। अरे भला ये क्या बात हुई अम्मा कि जिस घर में लड़की पैदा हो, जहाँ पर वो अपने वालिदैन की शफकत भरी ठंडी छाँव में अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारे और जिधर वो अपने प्यारों के हमरा बड़े हक से रहती हो, एक दिन वही घर और घर वाले उसके लिए बिल्कुल पराये हो जाते हैं। अम्मा आप भी न जाने किस ज़माने की बातें करती हैं। वो उनकी ज़िंदगी भर के तजर्बात को हंसी में उड़ा देती थी, मगर जब उसने कमसिनी की दहलीज अबूर करके शऊर की मंजिल पर कदम रखा तो उसे अम्मा की सारी बातें बिल्कुल सच दिखाई देने लगी। माहा अब्बा मियाँ की बेहद लाडली और नाजो पली बेटी थी। अब्बा मियाँ के 2 ही बच्चे थे। बड़ा बेटा जुनेद माहा से पूरे 18 बरस बड़ा था। माहा 8 साल की थी जिस वक्त जुनेद की शादी हुई। उसके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी परी 4 साल की थी और बेटा सनी महज 1 बरस का था। जुनेद अपनी बहन माहा और बेटी परी में कोई फ़र्क नहीं करता था, बल्कि वो माहा को भी परी जितना ही चाहता था। अलबत्ता उसकी बीवी फराह को माहा एक आंख नहीं भाती थी। वो जुनेद को उसके लाड उठाते देखती, उसकी हर जायज़ और नाजायज़ फरमाइश को माथे पर एक शिकन लाए बगैर पूरा करते देखती तो उसे माहा से शदीद किस्म का हसद महसूस होता था। ताहम अपनी तमाम तर हसद और जलन के बावजूद वो उसके साथ बज़ाहिर बड़ी लगावट से पेश आती। अब्बा मियाँ की मेन मार्केट में कपड़े की दुकान थी जो कि खूब चलती थी। इसके अलावा 3 दुकानें उन्होंने किराए पर चढ़ा रखी थी। घर में पैसे की रेल पेल थी। जिंदगी सहल गुजर रही थी कि एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब्बा मियाँ एक रात ऐसा सोए कि सुबह बेदार ही ना हो सके। घर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा था। माहा जुनेद के कंधे से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मा अलग निढाल थी। गम अगरचे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वक्त बिला आखिर उस पर मरहम रख ही देता है। चुनाचा वक्त के साथ सभी मामूलाते ज़िंदगी की जानिब लौटने लगे। बस एक माहा थी जिसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला आ चुका था। जुनेद सारा दिन दुकान के झमेलों में उलझा रहता। पूरे घर पर अब मुकम्मल तौर पर फराह किया जा रहा दारी थी। अम्मा तो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। फराह जुनेद के सामने अम्मा और माहा का बेहद ख्याल रखा करती थी, लिहाजा जुनेद उन दोनों से मज़ीद लापरवाह होता चला गया। अम्मा की दिन ब दिन गिरती हुई सेहत और घरेलू मामलात में अदम दिलचस्पी के पेश नज़र जुनेद ने घर का सारा निज़ाम फराह के हवाले कर दिया था। ऐसे में फराह घर की स्याह और सफ़ेद की मालिक बन बैठी। उसने पहली फुर्सत में मुलाजमा को फारिग किया और घर के कामों की आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी माहा पर डाल दी। ताहम जुनेद की घर वापसी से कबल वो माहा को उसके कमरे में भेजना न भूलती थी। उस रोज़ माहा अपना और अम्मा का नाश्ता बना रही थी कि कप में डालते हुए गरम चाय उसके हाथ पर गिर गई। वो बिलबिला उठी, जल्दी से वॉशरूम जाकर हाथ पर टूथपेस्ट लगाया और बमुश्किल दर्द की टीसों को दबाती नाश्ते की ट्रे उठाए अम्मा के कमरे में चली आई। नाश्ता करते हुए अम्मा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो वो बुरी तरह तड़प उठी। उसके हाथ पर आबले पड़ चुके थे और वो बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। उन्होंने अपनी लाडली बेटी को कभी फूलों की छड़ी से ना छुआ था। अरे अम्मा, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माहा ने उन्हें तसल्ली दी। ताहम अम्मा ने आज जुनेद से हतमी बात करने का फैसला कर लिया था। उस रात जुनेद उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने की गर्ज से उनके कमरे में आया तो उन्होंने चंद इधर उधर की बातों के बाद माहा के हाथ के बारे में बताकर कहा, बेटा तुम तो जानते हो ना कि माहा को हम सब ने कितने नाजो नाम से पाला है। उसे ज़्यादा काम काज की आदत नहीं है। इसके बावजूद वो स्कूल से आकर घर के कामों में मकदूर भर हाथ बटाती है, जिससे उसकी पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो रहा है। बेटा 3 माह होने को आए हैं बहू को मुलाजमा को फारिग किए हुए, लेकिन उसने अभी तक दूसरी मुलाजमा का बंदोबस्त नहीं किया। बेटा तुम उससे कहो ना कि वो जल्द किसी काम वाली का बंदोबस्त कर ले।
अम्मा की बात अभी मुकम्मल भी ना होने पाई थी कि जुनैद उनकी बात दरमियान में काट कर कदरे दुरुस्ती से बोला, क्या बात है अम्मा, चंद दिन माहा ने घर का ज़रा सा काम क्या कर लिया, आपने तो कॉन्फ्रेंस बिठा ली। और फरा जो 2 छोटे बच्चों के साथ सारा दिन लगी रहती है वो आपको दिखाई नहीं देता। और माहा अब इतनी भी छोटी नहीं है अम्मा कि वो अपना हाथ जला बैठी है, ये तो उसका फोहड़पन है, क्योंकि आपने उसे कभी कुछ सिखाया ही नहीं। लेकिन अगर आपको अपनी लाडली बेटी का किचन में जाना इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो बेफिक्र हो जाइए। कह दूंगा मैं फरा से कि आपकी शहजादी से वो अब कोई काम ना कराए, उसने बदलिहाजी से कहा। अम्मा उसके लहजे और अंदाज पर हैरान और परेशान रह गई। जुनैद बेटा, मेरा तो ये मतलब नहीं था। बस बस रहने दें अम्मा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपके मतलब को। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया, इस बात से बेखबर कि उसकी बदतमीजी ने उन्हें किस तकलीफ से दो चार किया है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये उनका वही बेटा है जो वालिदैन की किसी बात से इनकार करना तो दूर, इख्तलाफ करने को भी गुस्ताखी कर दानता था। अम्मा की जुनैद से बात करने के बावजूद फरा ने अभी तक किसी दूसरी मुलाजमा को काम पर नहीं रखा था। बहू की दिन ब दिन बढ़ती हुई मक्कारियों और बेटे की लाताल्लुकी पर उनका दिल बेहद दुखता था। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। माहा बीए के एग्ज़ाम से फारिग हुई ही थी कि एक जानने वाले के तवस्सुत से उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का बैंक में जॉब करता था, खुश शक्ल, आला तालीम याफ्ता। उसके वालिदैन हयात ना थे, सिर्फ एक बड़ी बहन थी जो कि शादीशुदा और अपने घर बार वाली थी। यूं दोनों घरानों की बाहमी रजामंदी से रिश्ता तय पा गया। शादी 2 माह बाद रखी गई थी। भाभी, आप मेरा कमरा परी को दे रही हैं? फरा बावर्ची खाने में खड़ी हांडी भून रही थी कि माहा ने आके पूछा। हाँ, तो खैर से तुम्हारी शादी होने वाली है ना, और परी अब बड़ी हो रही है, उसे भी अलग कमरे की ज़रूरत है। पर भाभी, मेरी शादी में अभी 2 माह बाकी हैं और मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं और बिल्कुल भी नींद नहीं आती। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तुम ऐसा करो कि अम्मा के कमरे में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना? फरा ने उसे मशवरे से नवाजा। भाभी प्लीज़, आप परी को कोई और सा कमरा दे दें, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। इस बार उसके लहजे में इल्तिजा थी। उसकी बात पर फरा ने जोर से चम्मच पटका और गुस्से से बोली, देखो बीबी, ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का कहना है। और ये क्या तुमने मेरा कमरा लगा रखा है? लड़की का असल घर उसके शोहर का होता है, वो उस पर हक जताती अच्छी लगती है। तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तुम मेरे बच्चों का हक मारना छोड़ दो। माहा सन्नाटे में रह गई। बेटा, बहू का लहजा नामुनासिब सही, मगर उसकी बात इतनी गलत भी नहीं है। यही ज़माने का दस्तूर है। बेटी तो होती ही पराई है, और जिनके सर से बाप का साया उठ जाए ना, तो फिर वो तो बिल्कुल ही भाइयों और भाभियों पर बोझ बनकर रह जाती हैं। मगर मेरी बेटी को भाभी की बातों को बिल्कुल भी दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर से तुम्हारी शादी होने वाली है, अपना घर बसाओगी या बात करोगी? महा अम्मा की गोद में सर रखे सिसक रही थी। फरा की बातों ने उसे हद दर्जे तकलीफ पहुंचाई थी। अम्मा ने उसका सर सहलाते हुए उसे प्यार से समझाया। शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। दोनों घरानों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। और फिर एक दिन माहा बाबुल का आंगन सूना करके पिया देश सुधार गई। शादी के बाद माहा आज़र के हमरा बेहद खुश थी। आज़र उसकी तवक्का से कहीं ज़्यादा अच्छा शोहर साबित हुआ था। वो एक खुश अखलाक और मोहब्बत करने वाला इंसान था। माहा ने अपने घर को इंतहाई मोहब्बत से सजाया। उसकी आमद से कबल जो घर इंतहाई बेतरतीबी और अबतरी का शिकार था, उसकी भरपूर तवज्जो पाकर उसका कोना कोना चमक उठा। आज़र की आपा महीने 2 महीने में चक्कर लगाया करती थी और पूरा 1 हफ्ता गुजार कर जाती थी। वो 1 हफ्ता माहा के लिए बेहद कठिन होता था। आपा उसकी हर बात पर तनकीद करती थी, हर काम में मेन मेख निकालती थी। उनके बच्चों की नित नई फरमाइशें पूरी कर कर के माहा हलकान हो जाती थी। यही नहीं, बल्कि वो बदतमीज़ बच्चे उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में घुस जाते और फिर उसके मेकअप और दीगर सामान की शामत आ जाती थी। ड्रेसिंग टेबल का शीशा तक उनसे महफूज न रह सका था। बाज़ौकात माहा बुरी तरह से ज़िच हो जाती, ताहम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि आज़र अपने भांजों पर जान छिड़कता था।
اماں کے انتقال کے بعد ماہا نے میکے جانا بہت کم کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہاں پر اب کون ایسا تھا جو اس کی راہ تکتا؟ ہر دم دعائیں دینے والی ہستی تو منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ماہا ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ماہا کا بیٹا زین محض 3 برس کا تھا کہ اس کی جھیل جیسی پرسکون زندگی میں اچانک سے ایک بھاری پتھر آ گرا۔ آپا کے شوہر کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ آذر انہیں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ آپا کا دکھ واقعی ناقابل تلافی تھا۔ ماہا ان کا بے حد خیال رکھتی تھی، بچوں کو بھی بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ آذر، آپ نے آپا کے متعلق کیا سوچا ہے؟ ایک روز آذر بیڈ پر نیم دراز چینل سرچنگ کر رہا تھا کہ ماہا کی بات پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ آپا واپس اپنے گھر کب جائیں گی؟ ان کی عدت بھی ختم ہو چکی ہے اور ان کے بچوں کی پڑھائی کا بھی کافی حرج ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو حد الامکان سرسری بنا کر کہا۔ آذر کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ 2 ٹوک انداز میں بولا، ماہا تمہیں اچھی طرح علم ہے نا کہ ریاض بھائی کا گھر رینٹ کا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں آپا اور بچوں کو کرائے کے گھروں میں دھکے کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اور وہ اپنے بھائی کا گھر ہوتے ہوئے کرائے کے گھروں میں دھکے کھائیں گی بھی کیوں؟ آپا اب یہیں پر رہیں گی، اور رہی بات بچوں کی تو میں ان کا ایڈمیشن یہیں پر کسی اچھے سے اسکول میں کرا دوں گا۔ آذر نے اس کے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ماہا خاموش ہو گئی، تاہم آپا جو کہ اپنے دکھ سے کافی حد تک باہر آ چکی تھی، آذر گھر کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ان کی رائے کو فوقیت دیتا تھا۔ ان کی دل آزاری کے خیال سے وہ گھریلو اخراجات کی رقم ماہا کے بجائے ان کے ہاتھ پر رکھتا کہ کہیں ان کو اس گھر میں کسی بھی قسم کی محرومی کا احساس نہ ہو۔ البتہ وہ ہر بار ماہا کو تاکید کرتا تھا کہ وہ گھر کی گروسری کے لیے آپا کے ہمراہ جایا کرے، لیکن آپا گروسری کے لیے جاتے ہوئے اسے جھوٹے منہ بھی ساتھ چلنے کو نہ کہتی تھی۔ اکثر اوقات آپا زین کے لیے نوڈلز یا چپس وغیرہ ایسی چیزیں لانا بھول جاتی تھی جن کے لیے ماہا کو پھر سے ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ ماہا آذر کی وجہ سے آپا کی ہر زیادتی خاموشی سے سہ رہی تھی، مگر اس روز بالآخر ماہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپا کے بڑے بیٹے گڈو نے زین کو پوری قوت سے سیڑھیوں پر سے دھکا دے دیا تھا۔ زین کا سر پھٹ گیا۔ ماہا اس کا تیزی سے بہتا خون دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر ایک تھپڑ گڈو کے گال پر رسید کر دیا۔ آپا جو کہ زین کے رونے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی اور اس کے سر سے بہتا خون بھی دیکھ چکی تھی، بجائے اس کے کہ وہ زین کو ماہا کے ساتھ ہسپتال لے کر جاتی، گڈو کو سینے سے لگائے الٹا ماہا کو ہی بے نقد سنانے لگی۔ ماہا اجلت کے عالم میں زین کو لے کر باہر بھاگی۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ ماہا بہتی آنکھوں کے ساتھ زین کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ افراتفری کے عالم میں وہ اپنا فون بھی گھر بھول آئی تھی۔ جس وقت وہ تھکی ہاری نٹھال گھر میں داخل ہوئی، شام ڈھل رہی تھی۔ وہ سیدھی کمرے میں چلی آئی۔ سامنے ہی صوفے پر آذر بیٹھا ہوا تھا۔ ماہا چونک گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ماہا نے زین کو بیڈ پر لٹا دیا۔ دواؤں کے زیر اثر وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ آج آپ جلدی آ گئے، سب خیریت تو ہے نا؟ تم نے آپا سے کیا کہا ہے ماہا؟ اوہ، تو یہ وجہ ہے آپ کے جلدی گھر آنے کی؟ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ آذر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب موڑا۔ تم نے ان سے کہا کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے اور وہ یہاں سے چلی جائیں؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی ماہا میری بہن سے ایسی گھٹیا باتیں کرنے کی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آذر، وہ مکار عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ آذر بلند آواز میں دھاڑا، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، آپا میرے لیے میری ماں کی جگہ ہے، وہ بیوہ ہیں اور ان کا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری باتوں سے انہیں کتنی تکلیف پہنچی ہے؟ وہ اس قدر رو رہی تھی، بلکہ وہ تو یہ گھر ہی چھوڑ کے جا رہی تھی۔ میں نے انہیں اتنی مشکلوں سے روکا ہے۔ ماہا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپا اتنی شاطر ہو سکتی ہیں، ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کی بہن نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آج گڈو نے زین کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی؟ گڈو نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا ماہا، زین سیڑھیوں پر سے خود گرا تھا،
बल्कि वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और तुमने उसकी कोई भी बात सुने बगैर उल्टा उसे इतनी बेरहमी से पीटा। मुझे तुमसे हरगिज भी ऐसी तवक्का नहीं थी माहा। तुम्हारे इस नारवा सलूक के बावजूद आपा ने ज़ैन की मोहब्बत से मजबूर होकर तुमसे हस्पताल साथ चलने के लिए कहा, लेकिन तुम शुरू दिन से ही यही चाहती थी कि आपा इस घर से चली जाएं। इसीलिए तुमने उनसे ऐसी घटिया गुफ्तगू की है ना। आज़र, वो मक्कार औरत झूठ बोल रही है। महा गुस्से से बेकाबू होते हुए जोर से चिल्लाई। आपा का खुद तो कोई घर है नहीं, इसलिए ये चाहती हैं कि मेरा घर भी उजड़ जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आज़र। मैं अब उन्हें अपने घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। महा तैश के आलम में दरवाजे की जानिब बढ़ी कि आज़र ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। फिर उसका जबड़ा भींचकर गुर्राते हुए बोला, किसी खुशफहमी में मत रहना, अभी 3 लफ्ज बोल के धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगा। ज़ैन की सूरत तक देखने को तुम तरस जाओगी, समझी? ये मेरा घर है और इसमें वही रहेगा जिसे मैं यहाँ रखना चाहूँगा। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे घर से मेरी बहन को निकालो। आइंदा अगर ये बात तुम दोबारा अपनी जुबान पर लाई ना तो याद रखना, इस घर से मेरी बहन नहीं बल्कि तुम जाओगी, वो भी हमेशा के लिए। आज़र उसे धक्का देकर कमरे से बाहर चला गया और माहा, उसके कानों में अम्मा की आवाज़ गूंज रही थी। वो हमेशा कहा करती थी कि औरत का असल घर उसके शोहर का घर होता है, मगर उसे आज मालूम हुआ था कि औरत तो बस तमाम उम्र सफ़र ही करती रहती है, एक ठिकाने से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक, और अपने तईं वो जिस आखिरी ठिकाने को अपना महवर और अपना मरकज़, अपनी पनाहगाह समझ बैठती है, कभी कभी वो उसके लिए रेत का मस्कन साबित होता है, जिसे तोड़ने के लिए महज 3 लफ्ज़ दरकार होते हैं। महा के साथ भी यही हुआ था। हवा के एक ही तेज़ झोंके से उसके रेत का मस्कन, उसका मान, एतबार सब टूट के बिखर गया था।